नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, पार्लियामेंट या इसी को संसद के नाम से जाना जाता है या इसी को विधायिका या व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है उसी का नाम है विधायिका या व्यवस्थापिका या संसद। संसद भाग 5 अनुच्छेद 79 के तहत इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, और इसे ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो दोस्तों, आज इसमें हम बात करेंगे कि संसद किसे कहते हैं, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है एवं राष्ट्रपति क्या होता है। चाहे हम टेट की बात करें, सीटेट की बात करें, सुपर टेट या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, बीटीसी, सब में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, इसे अंत तक देखिएगा और इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सब की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्लियामेंट या संसद। तो सबसे पहले जानेंगे कि संसद किसे कहते हैं। इस वीडियो में यदि कोई नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल में एक बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि संसद किसे कहते हैं। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके एक संसद का निर्माण होता है जिसमें कानून बनाया जाता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया और इसे प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या इसी को अस्थायी सदन या युवाओं का सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भंग हो सकता है, लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। युवाओं का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, इसीलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन या बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, और बूढ़ों का सदन इसलिए कहा जाता है, इसमें जो आयु निर्धारित किया गया है, जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, इसमें 30 वर्ष की आयु में राज्यसभा में ये उपस्थित होते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 53 में ये कहा गया कि भारत का प्रथम नागरिक होगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, यानी जल सेना, वायुसेना और स्थल सेना का, ये यानी तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होगा। अगला पॉइंट इसी में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है और राष्ट्रपति क्या होता है। तो एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आप ही के लिए है और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा। हाँ, तो लोकसभा, इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। पहला पॉइंट है इसमें, देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ हम बताते चलें कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्दों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे जुबान से निकले हुए हर शब्द अपने आप में एक प्रश्न बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम पहले पॉइंट को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ, यानी लोकसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। दूसरा पॉइंट है, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है इसमें 552 हो सकती है, यानी जो अधिकतम सदस्यों की इसमें संख्या होगी वो 552 होगी। लेकिन हम वर्तमान में अगर बात करें, यानी वर्तमान में कितने हैं, तो 545 सदस्य इसमें हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों लोकसभा के लिए।
आगे है जिनमें राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये 2 सदस्य यानी जो 545 सदस्य हैं वर्तमान में, उन्हीं में से 2 सदस्य राष्ट्रपति इनको चुनता है। और ये 2 सदस्य कैसे होते हैं, आइए उनको जानते हैं। ये होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी इसी को कहते हैं NRI यानी नॉन रिपब्लिकन इंडियन, जो हमारे देश में रह रहे हैं विदेशी, जो कि अपने भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो है भारतीय के रूप में अपनाया गया है, उन्हीं को कहते हैं NRI। अगला पॉइंट है कि इसमें 530 सदस्य होते हैं, यानी 545 सदस्यों में से 2 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 530 सदस्य ये विभिन्न राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है कि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। तो ये था दोस्तों लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए इसी के बारे में थोड़ा सा आगे भी है। आगे कह रहा है कि लोकसभा एवं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यानी लोकसभा और लोकसभा के सदस्य, यानी आपसे अगर पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए होता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य यदि आप बनने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 25 वर्ष पूरी करनी होगी। इसीलिए इस सदन को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों 6वां हमारा पॉइंट है कि लोकसभा का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग त्यागपत्र के संबंध में। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये इन्हीं लोकसभा सदस्य में से चुने जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 8वां नंबर देखेंगे हम लोग। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, यानी कि अस्थाई सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति होती है दोस्तों किसमें है? राष्ट्रपति में। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा और इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। 9वां हमारा पॉइंट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, यह विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है, ऐसा कानून मात्र लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान देना होगा। आइए आगे देखते हैं 10वां नंबर। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। 11 पॉइंट है लोकसभा का लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है वो प्रधानमंत्री, यानी इस समय अगर हम बात करें कि लोकसभा का लोकप्रिय नेता कौन है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर को हम लोग देखेंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न ये ऐसे ही फंसाने की कोशिश करता है, आपसे पूछ लेता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता, अगर अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा और बुलाने का काम करता है तो अगर बुलाने का काम करे तो राष्ट्रपति। तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष अंत में अध्यक्ष आ रहा है तो इसमें अगर अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा और बुलाने का काम करे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।
आगे है दोस्तों हमारा राज्यसभा। ये था दोस्तों कि लोकसभा के बारे में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, इसका जो वर्णन किया गया ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। तो आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अगला जो इसमें पहला पॉइंट है कि राज्यसभा का जो गठन किया गया वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बाकी शुरुआत में हमने बता दिया कि ये उच्च सदन, द्वितीय सदन और अस्थाई सदन होते हैं। अगला है इनमें जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों ये 250 होती है। याद रखिएगा कि जो इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250, जबकि लोकसभा में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 552 होती है। तीसरा है वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यानी इस राज्यसभा में वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं, 245। अगर हम लोकसभा की बात करें वर्तमान में तो वहाँ पे 545 सदस्य हैं। आइए वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, इनका गठन कैसे कैसे होता है देखिएगा। जिनमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी वर्तमान में जो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं ये 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये कैसे होते हैं, जो कला, साहित्य, खेल एवं सामाजिक कार्य से जुड़े होते हैं। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये 12 सदस्य कला से, साहित्य से, खेल एवं सामाजिक कार्य से जुड़े होते हैं, उन्हीं को ये नामित करता है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो NRI होते हैं, यानी नॉन रिपब्लिकन इंडियन, यानी हमारे देश में जो विदेशी आकर के बसे हुए हैं उन्हीं को कहते हैं। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसी 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया, तो इसी में 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। जबकि उसमें लोकसभा में अगर हम देखें तो उसमें 530 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे। आइए इसी क्रम में हमारा चौथा पॉइंट है कि राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अस्थाई होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभा का कार्यकाल अस्थाई होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है या 6 वर्ष। तो इन 6 वर्ष को अभी हम बाद में देखेंगे कि कभी कभी आप एग्जाम में देखते होंगे, पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। जबकि हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल यदि विकल्प में 6 वर्ष होता है तो 6 वर्ष लगा दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि ये अस्थाई होता है। आइए पॉइंटों को देखते हैं, फिर इस पॉइंट पे हम आएंगे। एवं इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है और इसी के आधार पर राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है मान लिया जाता है कि 6 वर्ष। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि राज्यसभा का कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कितने समय के लिए, ये क्योंकि अस्थाई होता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद अपने पद से हटते रहते हैं, इसीलिए अस्थाई सदन कहते हैं, यह कभी भंग नहीं होता है। तो इन पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद अपने पद से हटते रहते हैं, तो 1/3 सदस्य। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए 2012 की अगर हम बात करें, 2012, 2014, 2016, 2018 और 2020। इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि 99 सदस्यों पर चुनाव होना है, तो इन 99 जो सदस्य हैं इनमें अगर हम 1/3 इसका निकालें तो आएगा 33 सदस्य। तो 33 जो सदस्य हैं दोस्तों ये 2012 में चुन लिए गए,
फिर 33 सदस्य आपके 2014 में, फिर उसके बाद जो 33 सदस्य जो बचे हैं वो 2016 में चुन लिए गए। अब आप देखेंगे इनका जो अंतराल आ रहा है 2-2 वर्ष के बाद आ रहा है। यदि जो 2012 में जो 33 सदस्य चुने गए हैं, यदि ये अपने पद से हटते हैं, कहने का मतलब है इनको 6 साल रहना है, तो 2012 से लेकर के 2018 के बीच में जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे और इनका जो यहाँ पद है ये खाली हो जाएगा और इस तरह से 33 सदस्य इनको भरने के लिए दूसरा आ जाएगा। तो इसी तरह से 2-2 वर्ष के अंतराल में ये जो है पद से अपने हटते रहते हैं और अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, इसीलिए यह कभी विघटित होता ही नहीं है, कभी भंग नहीं होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, यानी राज्यसभा का सदस्य यदि आपको बनना है तो कम से कम आपकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों ये अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का चुनाव किस तरह से होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो माननीय बकैया नायडू जी हैं और ये राज्यसभा के सभापति होंगे, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति यानी जो अध्यक्ष होता है वही जो है उपराष्ट्रपति होता है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में सभी का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों के लिए होगा, मात्र राज्यसभा का जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति होगा उन्हीं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें देखिएगा कि परंतु ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? ये जो उपराष्ट्रपति जो सभापति बन के आते हैं राज्यसभा का, ये जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब आगे है, कह रहा है कि राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, यानी राज्यसभा का एक उपसभापति होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। अब 6 वर्ष क्यों होता है? क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा का एक उपसभापति होगा उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, इसीलिए उपसभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर को हम लोग देखेंगे। राज्यसभा में ही राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभापति यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र यदि देना चाहें तो राज्यसभापति को देंगे यानी उपराष्ट्रपति को देंगे, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। एवं राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है। क्यों देता है? क्योंकि जिस तरह से जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसी तरह से उपसभापति भी होता है, इसीलिए ये भी जो है उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र देंगे। आइए इसी क्रम में 11 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति 2 बार बुला सकता है और जिसका अंतराल 6 महीने का होता है। राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है दोस्तों ये राष्ट्रपति साल में 2 बार बुला सकता है और इसका जो अंतराल होता है दोस्तों ये 6 महीने का होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कितनी बार बुला सकता है साल में? तो 2 बार बुला सकता है। और कितना महीनों का ये अंतराल होगा? तो 6 महीनों का अंतराल ये बनेगा। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी भेजें।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं STD विद गुरुजी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो ये था दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि ये संसद के जो है तीनों अंग होते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। अब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो कानून बनाया जाता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। इसीलिए संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को माना जाता है और ये अनुच्छेद 53 के तहत ये बातें कही गई हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित इसकी चर्चा ऊपर में हमने कर दिया है कि राष्ट्रपति जो होगा ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और तीनों सेनाओं का जो है ये मुखिया भी होता है। दूसरा इसमें पॉइंट देखिएगा कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो कोई सीमा नहीं है। जब तक इन्हें चुनेंगे तब तक ये बनते रहेंगे, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। और लेकिन न्यूनतम आयु की बात करें तो कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राज्यसभा में आपके 30 वर्ष हैं और लोकसभा में 25 वर्ष हैं। इन पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है। तो संसद में आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं, जबकि राज्यसभा और राष्ट्रपति इन दोनों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष के रूप में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इनमें पॉइंट देखिएगा अगला कि इनके चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली, पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी इनके चुनाव में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो हैं दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा 70वें संविधान संशोधन, एक नया संविधान संशोधन पेश किया गया 1992 में, जिसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। कह रहा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो पक्षधारी कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वो 14 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। 5वां है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया मुजरिमों के सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि किसी मुजरिम को सजा सुनाई गई है मौत की, तो उसे वो माफ कर सकता है। नोट में देखिएगा कि अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा, और अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ये था संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हमने चर्चा किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी भेजें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं STD विद गुरुजी। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।